बॉर्डर पर खड़ी ट्रकों की मीलों लंबी कतारें, गोदामों में सड़ता हुआ करोड़ों का माल और एक पड़ोसी देश की सत्ता के गलियारों में मचा हुआ भयानक हाहाकार। ना कोई गोली चली, ना कोई सेना बॉर्डर पर गई और ना ही कोई बड़ा राजनीतिक अल्टीमेटम दिया गया। फिर भी एक पूरा का पूरा देश अचानक से घुटनों पर आ गया। वो देश अपनी औकात भूल करके भारत को आंखें दिखाने की जरूरत कर रहा था और भारत ने जवाब में केवल एक कागज के टुकड़े पर अपना एक छोटा सा फैसला लिख दिया था। दोस्तों, पिछले कुछ हफ्तों से भारत और नेपाल के बॉर्डर पर बिल्कुल ऐसा ही हाई वोल्टेज जियोपॉलिटिकल ड्रामा चल रहा था। नेपाल के अंदर से खासतौर पर वहां के कुछ सत्ताधारी नेताओं की तरफ से सीमा विवाद को लेकर के कुछ ऐसे अजीबोगरीब और भड़काऊ बयान सामने आए जिसने भारत के सब्र का बांध तोड़ डाला। भारत ने इसके जवाब में कोई एग्रेसिव मिलिट्री एक्शन नहीं लिया, बॉर्डर पर कोई सेना नहीं भेजी और ना ही कोई बड़ा रणनीतिक बयान दिया, बल्कि भारत ने एक छोटा सा प्रशासनिक फैसला ले लिया और पूरे नेपाल के अंदर एक फैसले से हाहाकार मच गया। नेपाल का सबसे अहम एक्सपोर्ट यानी कि उसकी चाय अचानक इंडियन बॉर्डर पर रोक दी गई। देखते ही देखते 13 लाख किलो से ज्यादा चाय बॉर्डर के ऊपर ट्रकों और गोदामों में सड़ने लगी। नेपाल की दर्जनों फैक्ट्रियां बंद हो गई और हजारों मजदूरों की रोजी रोटी संकट में पड़ गई। भारत ने बस एक साइलेंट स्ट्राइक के जरिए नेपाल को उसकी असली ताकत और निर्भरता याद दिला दी। अब दोस्तों, इस खेल के अंदर कुछ ऐसा हुआ है जिसने पूरी नेपाल सरकार को घुटनों पर ला दिया है। और क्या ये सिर्फ एक क्वालिटी कंट्रोल का मसला था या फिर भारत ने एक सोची समझी रणनीति के तहत नेपाल के नेताओं का घमंड तोड़ा है, या फिर मोदी सरकार का गेम प्लान इससे कहीं आगे का है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश और आज इस वीडियो के अंदर हम इसी डिप्लोमेटिक मास्टर स्ट्रोक का पूरा एनालिसिस करेंगे और समझेंगे कि कैसे एक चाय के प्याले ने नेपाल की पूरी इकोनॉमी के अंदर तूफान ला दिया और फिर कैसे एक फैसले से ये तस्वीर बदल गई है। दोस्तों, भारत और नेपाल के रिश्ते हमेशा से बेहद खास रहे हैं, जिन्हें अक्सर रोटी और बेटी का रिश्ता कहा जाता है। दोनों देशों के बीच में खुला बॉर्डर है, व्यापार आसानी से होता है और सांस्कृतिक संबंध बहुत गहरे हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों के अंदर नेपाल की राजनीति के अंदर एक नया नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। चाइना के बढ़ते इन्फ्लुएंस और अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के दबाव में नेपाल के कुछ नेता भारत विरोधी बयानबाजी करके वहां की जनता को खुश करने का प्रयास करते हैं। हाल ही के अंदर जब नेपाल की तरफ से सीमा विवाद पर बेतुके बयान आए तो भारत ने इसका जवाब कूटनीतिक बयानों के बजाय एक सॉलिड इकोनॉमिक प्रेशर पॉइंट के जरिए देना सही समझा और यही प्रेशर पॉइंट था नेपाल का चाय उद्योग। दोस्तों, नेपाल हर साल लगभग 27,000 टन चाय का प्रोडक्शन करता है, जिसमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा भारत के अंदर एक्सपोर्ट होता है। खास करके पूर्वी नेपाल के इलाम और झापा जिले पूरी तरह से इसी चाय व्यापार के ऊपर डिपेंडेंट हैं। लेकिन जून की शुरुआत के अंदर भारत ने कुछ ऐसा किया जिसने इस पूरी सप्लाई चेन को रातों रात ब्लॉक कर दिया। लेकिन दोस्तों, असली सवाल यहीं से शुरू होता है कि आखिर भारत ने ऐसा क्या किया जिससे नेपाल का पूरा चाय इकोसिस्टम घुटनों पर आ गया। दरअसल दोस्तों, जून के पहले हफ्ते के अंदर भारत सरकार की संस्था यानी कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी कि फसाई ने एक नया और बेहद सख्त नियम लागू कर दिया। इस नियम के तहत नेपाल से भारत आने वाली चाय की हर एक खेप यानी कि पूरे 100% कंसाइनमेंट की अनिवार्य रूप से क्वालिटी टेस्टिंग और लैब जांच जरूरी कर दी गई। पहले सिस्टम यह हुआ करता था कि जब ट्रकों का काफिला नेपाल से भारतीय सीमा के अंदर एंट्री करता था तो केवल 5 से 20% ट्रकों की रैंडम चेकिंग हो जाती थी। अगर एक ट्रक का सैंपल पास हो गया तो बाकी पूरी की पूरी खेप को आसानी से कस्टम क्लियरेंस मिल जाता था। लेकिन नए आदेश के बाद में सीमा पर खड़े हर एक ट्रक को रोक दिया गया और उसमें से सैंपल निकाल करके जांच के लिए कोलकाता की सेंट्रल लेबोरेटरी के अंदर भेजा जाने लग गया। दोस्तों, इस एक फैसले ने बॉर्डर के ऊपर ट्रकों की कई किलोमीटर लंबी लाइनें लगा दी और यहीं पर कहानी सबसे इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि इसी एक प्रशासनिक फैसले ने नेपाल के पूरे सिस्टम की पोल खोल करके रख दी। नेपाल के पास में अपनी कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त ऐसी कोई फूड टेस्टिंग लैब नहीं है जिसकी रिपोर्ट भारत या दुनिया का कोई दूसरा देश सीधे तौर पर मान ले। लिहाजा उन्हें अपनी हर जांच के लिए भारतीय लैब्स पर ही डिपेंडेंट रहना पड़ता है। अब जब हर ट्रक का सैंपल कोलकाता जाने लगा तो रिपोर्ट आने के अंदर 15 से 20 दिन का लंबा वक्त लगने लग गया।
चाय एक ऐसा प्रोडक्ट है जो नमी और गर्मी के अंदर बहुत ही जल्दी खराब हो जाती है। ट्रकों और गोदामों में बंद नेपाल की चाय धीरे धीरे खराब होने लगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोस्तों कुछ ही दिनों के अंदर गोदामों के अंदर लगभग 3 लाख किलोग्राम प्रोसेस्ड चाय फंस गई, जबकि नेपाल की तरफ बॉर्डर पर 10 लाख किलोग्राम से ज्यादा चाय का अंबार लग गया। कुल मिलाकर के 13 लाख किलो चाय बॉर्डर के ऊपर ही ब्लॉक होकर के सड़ने की कगार पर पहुंच गई। इस ब्लॉकेड का असर नेपाल के अंदर एक आर्थिक सुनामी की तरह महसूस किया गया। पूर्वी नेपाल के चाय प्रोसेसर्स के अंदर भारी पैनिक फैल गया। 15 जून आते आते इलाम जिले की 53 चाय फैक्ट्रीज को अपना काम पूरी तरह से रोकना पड़ गया। इसके तुरंत बाद 18 जून को झापा जिले के 30 और उत्पादकों ने भी अपनी फैक्ट्रीज आंशिक या पूर्ण रूप से बंद कर डाली। कुल मिलाकर के 99 के आसपास बड़ी फैक्ट्रीज और 50 से ज़्यादा बड़े चाय बागानों का कामकाज पूरी तरह से ठप पड़ गया। जो चाय पत्ती किसानों से 40 से 60 रुपए प्रति किलो के हिसाब से खरीदी जा रही थी, उसकी कीमत औंधे मुंह गिर के 15 रुपए प्रति किलो तक आ गई। हजारों दिहाड़ी मजदूर जो चाय की पत्तियां तोड़ने का काम करते थे, अचानक से बेरोजगार हो गए। दोस्तों एक्सपर्ट्स के मुताबिक लगभग 60,000 मजदूरों की आजीविका के ऊपर सीधा संकट आ खड़ा हुआ। नेपाल का पूरा चाय उद्योग कोलैप्स होने की कगार पर पहुंच चुका था। अब दोस्तों ध्यान से ये बात सुनिए, क्योंकि गेम यहीं से पलट जाता है। भारत का ये कदम सिर्फ कूटनीतिक नाराजगी का नतीजा नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा डोमेस्टिक इकोनॉमिक लॉजिक भी था। भारत के अपने चाय उत्पादक, खास करके दार्जिलिंग के किसान लंबे टाइम से नेपाल की चाय को लेकर के शिकायतें किया करते थे। दार्जिलिंग चाय को पूरी दुनिया के अंदर उसके खास स्वाद और सुगंध के लिए जाना जाता है और दोस्तों इसे प्रतिष्ठित जीआई टैग भी मिला हुआ है। लेकिन भारतीय उत्पादकों का आरोप था कि नेपाल से बेहद सस्ते दाम पर और घटिया क्वालिटी की चाय भारत लाई जाती है, फिर इसे दार्जिलिंग की प्रीमियम चाय के साथ में मिलाकर के बेच दिया जाता है। इससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर भारतीय ब्रांड की छवि खराब हो रही थी। इसके अलावा नेपाली चाय के अंदर कीटनाशकों और रसायनों यानी कि पेस्टिसाइड्स की मात्रा तय मानकों से बहुत ज़्यादा थी। इसकी लगातार शिकायतें मिल रही थी। फसाई के नियमों के तहत चाय में 150 से ज़्यादा प्रकार के पेस्टिसाइड्स की जांच होती है और भारत किसी भी कीमत पर अपने नागरिकों की सेहत और अपने ब्रांड वैल्यू के साथ में समझौता नहीं कर सकता था। दोस्तों जो बात सामने दिख रही है, असली खेल उससे ज़्यादा कहीं बड़ा है। ये सिर्फ दार्जिलिंग वर्सेस नेपाल चाय की लड़ाई नहीं थी, ये एक सख्त डिप्लोमेटिक सिग्नल भी था कि अगर नेपाल भारत के सुरक्षा और व्यापारिक हितों को नज़रअंदाज करेगा तो भारत के पास में ऐसे कई लीवर्स हैं जिन्हें खींचकर वो नेपाल की इकोनॉमी को हिला सकता है। दोस्तों जब नेपाल सरकार और वहां के नेताओं को इस बात का एहसास हुआ कि उनके कड़े बयानों और जिद के कारण उनका अपना ही नुकसान हो रहा है, तो उनके सुर बदलने लग गए। नेपाल के प्रधानमंत्री कार्यालय और मंत्रिपरिषद के अंदर हड़कंप मच गया। वहां की सरकार ने तुरंत एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया ताकि इस संकट का समाधान निकाला जा सके। नेपाल ने कूटनीतिक लेवल पर भारत के साथ में बातचीत शुरू की। उन्होंने भारत को ये कड़ा भरोसा दिलाया कि वो सभी क्वालिटी मानकों का पालन करेंगे और भविष्य में दोनों देशों के बीच में व्यापारिक संबंधों को खराब करने वाला कोई भी कदम नहीं उठाएंगे। इस भरोसे और बैक चैनल डिप्लोमेसी के बाद में भारत ने भी बड़े भाई की भूमिका निभाते हुए कूटनीतिक समझदारी दिखाई। 16 जून को भारत के वाणिज्य सचिव यानी कि कॉमर्स सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक हाई लेवल मीटिंग हुई। उस मीटिंग के अंदर नेपाल की स्थिति और उनके द्वारा लिए गए आश्वासनों के ऊपर गंभीरता से विचार किया गया और उसके बाद में 23 जून को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी कि फसाई ने एक नया आधिकारिक आदेश जारी कर दिया और इस नए निर्देश के तहत HSN कोड 0902 कैटेगरी में आने वाली नेपाली चाय के लिए आयात जांच के नियमों में तत्काल प्रभाव से भारी ढील दे डाली। दोस्तों भारत ने पूरी तरह से बैन हटाने के बजाय एक बेहद स्मार्ट और बैलेंस्ड अप्रोच अपनाई है, जिसे रिस्क बेस्ड टेस्टिंग सिस्टम कहा जाता है और यही वो पॉइंट है जिसे ज़्यादातर लोग मिस भी कर जाते हैं। दोस्तों भारत ने अपनी शर्तें नहीं छोड़ी हैं, बल्कि उसने ज़्यादा स्मार्ट तरीके से लागू किया है। नई व्यवस्था के तहत अब नेपाल से भारत आने वाली चाय की 100% खेपों की जांच नहीं होगी, बल्कि केवल 20% कंसाइनमेंट्स को ही रैंडम तरीके से क्वालिटी टेस्टिंग के जरिए चुना जाएगा। इसका मतलब है कि औसतन हर 5 में से केवल एक ट्रक को रोका जाएगा, जबकि बाकी 80% खेपों को सामान्य कस्टम और डॉक्यूमेंटेशन की प्रोसेस पूरी करने के बाद में तेजी से भारत के अंदर एंट्री मिल जाएगी।
दोस्तों ये नया नियम भारत के सभी एंट्री पॉइंट्स के ऊपर तुरंत लागू कर दिया गया है, चाहे वो फसाई के स्थानीय अधिकारी मौजूद हों या फिर नहीं। इस फैसले से नेपाल के चाय निर्यातकों को बहुत बड़ी राहत मिली है। दोस्तों कस्टम क्लियरेंस तेज होने से सीमा पर माल के फंसने की समस्या, भारी स्टोरेज चार्ज और व्यापारियों के मन में बनी अनिश्चितता काफी हद तक कम हो जाएगी। इस फैसले के बाद में नेपाल सरकार ने अपनी बंद पड़ी चाय फैक्ट्रियों को दोबारा खोलने का आदेश दे दिया है। वहां के किसान और मजदूर जो पिछले कई दिनों से भयंकर मानसिक और आर्थिक दबाव में थे, उनके लिए यह खबर किसी खुशखबरी से कम नहीं है। दोस्तों नेपाल के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी माना है कि भारत के इस फैसले से नेपाली चाय की भारतीय बाजार तक पहुंच सुनिश्चित होगी और जो भी निर्यातक भारत के क्वालिटी मानकों का ईमानदारी से पालन करेंगे उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। हालांकि नेपाल के कुछ चाय निर्यातकों के मन में अभी भी ये डर समाया हुआ है कि अगर उन्होंने फिर से क्वालिटी से समझौता किया या उनके नेताओं ने कोई नई राजनीतिक बयानबाजी की तो भारत दोबारा इस छूट को खत्म कर सकता है। उन्हें पता चल चुका है कि भारत अब पहले वाला सॉफ्ट स्टेट नहीं है, बल्कि एक ऐसा देश है जो अपने हितों की रक्षा के लिए सख्त फैसले लेने से पीछे नहीं हटता है। दोस्तों कुल मिलाकर के इस पूरे विवाद ने एक बहुत बड़ा सबक दिया है। ग्लोबल ऑर्डर और जियोपॉलिटिक्स में स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी का मतलब यही नहीं होता कि आप अपने सबसे बड़े और मददगार देश को ही आंखें दिखाने लग जाएं। भारत ने नेपाल को ये साफ कर दिया है कि वह एक मित्र देश है और नेपाल के आर्थिक विकास के अंदर पूरा सहयोग करने के लिए तैयार है, लेकिन यह सहयोग वन वे ट्रैफिक की तरह नहीं हो सकता है। अब दोस्तों आप भारत की इस पूरी स्ट्रैटेजी को कैसे देखते हैं? अपने विचार कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर दें। नमस्कार।